अभी मैं 2,74,000 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ, जिसका मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ और जो मेरा अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। सर एक्चुअली क्या है, देखिए आप जब आप सफ़र करते हैं या आप यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको हर प्रकार का इंसान मिल रहा है, जो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इंसान पागल है। जो इतनी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में चल रहा है, ये इंसान पागल हो गया है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके पास कुछ काम धाम नहीं है। अब बहुत से ऐसे मिलते हैं जो आपको इतना चाहते हैं कि आपके लिए क्या चाहे क्या कर दें। तो अभी मुझे चलते हुए सर मैंने 13 सितंबर 2022 को अपनी राइड को स्टार्ट किया था और आज मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने 36,800 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, जो कि अभी मेरा लास्ट इधर का जो एंड होता है लद्दाख तक गए। लद्दाख में मैं सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने वाला मैं पहला इंसान हूँ। सर यात्रा का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, बट मेरा फ़ौज में जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश किया, काफ़ी प्रैक्टिस किया, फिजिकल टेस्ट वगैरह कई बार पास किया, बट मेरा हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करते जिससे देश का नाम आगे ले जाए। जैसे बहुत सारे देशों से सीआईडी के लिए भेज दिए जाते हैं पड़ोसी देशों में, जैसे पाकिस्तान से आते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीआईडी करते हैं हिंदुस्तान की। अरे मेरे मन में भी सवाल यही उठ रहा है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है? मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से जो वीडियो एक इंडिया इसमें पूरा इंटरनेशनल देखी जाती है। अगर मैं लेह लद्दाख में गया, लेह लद्दाख में अगर मैं उस एरिया का नाम नहीं बताऊंगा, कई जगहों पर ऐसा आर्मी का बेस कैंप है जो गोपनीय रखा जाता है, जहाँ आर्मी का बड़े बड़े सारा वो रखा जाता है, वहाँ मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल नहीं शूट करता। भारत का टोटल क्षेत्रफल जो आता है 3 लाख किलोमीटर का तकरीबन आता है, बट उसमें मेरे चलने योग्य जो था वो तकरीबन 2 लाख किलोमीटर था। तो मैंने 2 लाख किलोमीटर का इसका मैप बनाया। 74,000 के लिए मैं नेपाल में एंट्री कर रहा हूँ। सर एक तो मेरा एक रिकॉर्ड ये है कि इंडिया का भी मैं सबसे हाईएस्ट चलने वाला इंसान हूँ। अभी तक इंडिया में कोई इतना लंबा सफ़र नहीं किया है। तो इंडिया में लास्ट जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट है वो तकरीबन 4500 किलोमीटर का है और मैं अभी 36,000 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ। और मैं जो है अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, जो कि सन 1985 में एक बंदा था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो अमेरिका से इंडिया आया हुआ था, जिसने 1,40,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड दर्ज करा रखा है अपना। जो पब्लिक है वो मेरे साथ चलना चाह रही है। बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि सर मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चलना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 किलोमीटर चलना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आपके साथ 5 किलोमीटर चलना चाह रहा हूँ, कि आपका वेट हल्का कर देंगे, आपका सेवा करना चाह रहे हैं। तो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी सबको मना कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सफ़र है वो बहुत लंबा है। और तीसरी घटना, सबसे बड़ी घटना ये था कि मेरे पास नैनीताल में टेंट पे लेपर्ड ने अटैक कर दिया था। टाइगर ने मेरे टेंट पे अटैक कर दिया, मेरे टेंट वगैरह सब कुछ फाड़ दिया था। गौरव मालिया जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आपसे आपकी यात्रा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे साथ अपनी यात्रा, जो भारत यात्रा है, इसके बारे में जानकारी शेयर करें। सबसे पहले तो सभी कलम निरपेक्ष के दर्शकों को और देशवासियों को मेरा जय हिंद। सर मेरा नाम गौरव मालिया है और मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं 2,74,000 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ, जिसका मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ और जो मेरा अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है।
तो अभी मुझे चलते हुए सर मैंने 13 सितंबर 2022 को अपनी राइड को स्टार्ट किया था और आज मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने 36,800 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, जो कि अभी मेरा लास्ट इधर का जो एंड होता है लद्दाख तक गए। लद्दाख में मैं सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने वाला मैं पहला इंसान हूँ, जो कि 28,000 फीट पे आती है, जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री पे है। वहाँ से मैं बैक होके आ रहा हूँ। यात्रा के बारे में आप हमारे साथ और कौन सी जानकारी, जो बहुत प्रमुख जानकारी आप समझते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? सर यात्रा का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊं, बट मेरा फ़ौज में जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश किया, काफ़ी प्रैक्टिस किया, फिजिकल टेस्ट वगैरह कई बार पास किया, बट मेरा हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करते जिससे देश का नाम आगे ले जाए। तो फिर मैंने पूरा अपना इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करके फिर मैंने अपनी राइड को तकरीबन 1 साल तक मैंने पूरा इसमें लगाया कि 1 साल तक मैंने रिसर्च करते हुए कि कहाँ से कैसे चलना है, कहाँ से कितना किलोमीटर तक का मेरा रेंज है। जबकि भारत का टोटल क्षेत्रफल जो आता है 3,32,000 किलोमीटर का तकरीबन आता है, बट उसमें मेरे चलने योग्य जो था वो तकरीबन 2 लाख किलोमीटर था। तो मैंने 2 लाख किलोमीटर का इसका मैप बनाया। 74,000 के लिए मैं नेपाल में एंट्री कर रहा हूँ और मैं नेपाल भी जाऊँगा, इंडिया टू नेपाल पूरा। आप हमें बता रहे थे आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जी जी प्लीज़ हमारे साथ वो रिकॉर्ड के बारे में संक्षेप में जानकारी शेयर करिए। सर, एक तो मेरा एक रिकॉर्ड ये है कि इंडिया का भी मैं सबसे हाईएस्ट चलने वाला इंसान हूँ, जो कि अभी तक इंडिया में कोई इतना लंबा सफ़र नहीं किया है। क्योंकि इंडिया में लास्ट जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट है वो तकरीबन 4500 किलोमीटर का है और मैं अभी 36,000 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ। और मैं जो है अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, जो कि सन 1985 में एक बंदा था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो अमेरिका से इंडिया आया हुआ था, जिसने 1,40,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड दर्ज करा रखा है अपना। तो मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ के, अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ के वहाँ पे अपने इंडिया का रिकॉर्ड रखना है। और क्या बताना चाहते हैं आप अपने जो आपने रिकॉर्ड बनाए हैं उसके बारे में? और तो सर, एक तो मुझे सबसे पहले तो अभी मैं कल एक मुझे जगह लुधियाना में मैं गया था, जो कि मिस्टर जगमोहन सिंह है, जो कनाडा में शिफ्ट हुए हैं और इंडिया में कभी कभी वो आते हैं। तो उन्होंने मुझे परसों मोगा में मुझे देखे थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और वो कल मेरा जो स्टे था वहीं पे स्टे किए थे। और मुझे जगह जगह लोग इनवाइट भी करते हैं, जैसे मैं कई बड़े अधिकारियों से भी मिलता हूँ, हर एक बॉर्डर एरिया पे जाता हूँ। मैं तकरीबन 5-6 बॉर्डर पे मैं जा चुका हूँ। जैसे आपने बताया आप बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलते हैं, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। जी जी आप उनकी खुशी का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? सर, सबसे पहले तो अंदाज़ा इस बात से लगता है कि एक आसमान पे बैठा हुआ बंदा, जो कि कहते हैं एक सफल आदमी असफल आदमी से मिलता है, तो उस टाइम एक अलग फीलिंग आती है कि आज मैं खुद उनसे भी ज़्यादा यानी सफल बन रहा हूँ कि वो इंसान मेरा वेट कर रहा है। तो उस टाइम बहुत एक अलग फीलिंग सी होती है। आप कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत सारा। उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी एक्चुअली नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पिताजी ऊपर से बैठ के देखते होंगे तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते होंगे कि आज उनके बेटे जो है आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उनके साथ है। आपको लगता है अगर आप आर्मी में सेवाएं करते और जो आप अभी सेवाएं कर रहे हैं देश के लिए, इतना आपको मान सम्मान जो मिल रहा है आर्मी में मिल पाता? सर, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रियल अगर देखा जाए तो मैं आर्मी में जो आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है वो आर्मी में शायद नहीं मिल पाता। क्योंकि आर्मी में मैं कई बार देखा हूँ जवानों को, क्योंकि मैं तो अभी पूरा लेह लद्दाख वगैरह कारगिल वगैरह होते हुए आ रहा हूँ। जो जवानों की ड्यूटी कैसे हमारे देश के जो रियल हीरो होते हैं वो कैसे जगहों पे ड्यूटी करते हैं। तकरीबन वो 18,000 फीट की हाइट पे बैठे होते हैं, जहाँ पे एक जवान बंकर में बैठा होता है। उनकी ड्यूटी लगी होती है वहाँ, ना तो इंसान मिलते हैं, ना तो पेड़ है, ना पौधे हैं। क्योंकि उस साइड के एरिया में सारा कुछ ऐसे ही है। तो 2 ही चीज़ देखने को मिलता है, एक तो बर्फ़ के पहाड़, दूसरे सिर्फ रेत के पहाड़। तो वो जो जवान वहाँ बैठा है उसके तो मैं जरा से कतरे के नहीं है। उस वर्दी के क्या मैं इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं बोलने का
कि उस वर्दी के सम्मान बराबर तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ सर। जैसे आपने पहले हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया था कि आप जब आर्मी के सीनियर और जूनियर सभी प्रकार के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, जी, तो आपके साथ मन खोलकर बात करते हैं। जी जी। तो आप आर्मी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं, जो मुश्किलें आर्मी को आती आपने महसूस की हैं? सर आर्मी के बारे में तो मैं ज़्यादा लफ्ज़ बयान नहीं करूँगा। तो आर्मी को मेरे लिए सबसे बहुत सैल्यूट है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, और मेरे साथ वो लोग जो बड़े अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे टाइम देते हैं। उस टाइम मैं अपने आप को बहुत वो समझता हूँ कि आज मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर। आप अपने जो आपका जो यात्रा है, इसके आने वाले समय के बारे में भी हमारे साथ प्लीज़ जानकारी शेयर करें, जो बहुत ही प्रमुख जानकारी है। जी, सबसे पहले तो अभी तो मैं सर लुधियाना में हूँ, और अब मैं लुधियाना से मेरा नेक्स्ट स्टेट जो हो रहा है, मैं हरियाणा की तरफ जा रहा हूँ, जो मैं अम्बाला के रास्ते से हिसार में एंट्री करूँगा। और मेरा हिसार में मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पे तकरीबन 100 लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जिसमें आपके कई बड़े अधिकारी वगैरह भी हैं। और मैं एक प्रमुख बताता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी मिल चुका हूँ, जो कि मनोज सिन्हा है इस टाइम पे। और हिसार में भी कई मतलब बड़े अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग से हैं, सिविल सर्विस से भी हैं। वो सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जो कि मेरा वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं हिसार पहुँचूँ। श्रीमान जी, आप जब भारत यात्रा पे चल रहे होते हैं तो पब्लिक का आप कितना प्यार मिलता है, आपको कितना सत्कार आप महसूस करते हो? सर आपको मैं बताऊं, मेरे साथ जो पब्लिक है वो मेरे साथ चलना चाह रही है। बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि सर मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चलना चाह रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 2 किलोमीटर चलना चाह रहा हूं, कोई कह रहा है मैं आपके साथ 5 किलोमीटर चलना चाह रहा हूं, कि आपका वेट हल्का कर देंगे, आपका सेवा करना चाह रहे हैं। तो सर इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी सबको मना कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा सफ़र है वो बहुत लंबा है। और अगर मैं अभी पब्लिक मेरे साथ जुड़ती है, जो मेरे साथ चलना चाहती है, सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद है मेरे तहे दिल से, जिन्होंने मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं, मुझसे वो करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। मैं अपना माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मैं उनको अपने साथ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उन सब का इच्छा है कि मैं मेरे साथ चले, लेकिन मैं उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ कि आपको प्लीज़ अभी ले नहीं सकते। क्योंकि अभी क्या है कि सर मैं आज एक आदमी को लूँगा, कल 2 होंगे, परसों 10 होंगे, इसके बाद 100 होंगे। जब पब्लिक आती है तो वहाँ पे फिर पुलिस प्रोटेक्शन होती है, जो फिर पुलिस गाइडलाइन का भी पालन करना होता है, जो प्रशासन गाइडलाइन बनाती है, रूट मैप देती है। उससे ये होगा कि मेरा जो रूट मैप होगा, फिर मैं अपनी सफ़र को सही तरीके से नहीं चल पाऊँगा। दूसरी चीज़ कि मुझसे हर इंसान नहीं मिल पाएगा, और मेरा मन है कि मुझसे अभी इस टाइम पे हर इंसान मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, माइग्रेंट लेबर हो, या किसी प्रकार का कोई भी हो। हमारे देश के किसी प्रकार का कोई भी इंसान हो, वो मुझसे आके मिल सकता है, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा सकता है, मेरे साथ वीडियो बना सकता है। हर चीज़ उसके लिए खुला है, मेरे लिए खुला है, परमिशन है, फुल परमिशन है सर। जब आप अपने साथ चलने के लिए मना कर देते हो तो बहुत निराशा होती होगी पब्लिक को? बहुत सर, वो लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उनका चेहरा ऐसा लगता है कि मैंने उनके मन की बात ख़त्म हुआ, तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। बट मैं उन सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ कि जो हमारे साथ नहीं चल पा रहे हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के वो है माफ़ी मांगते हैं, और निवेदन करते हैं कि अभी मैं जो सफ़र कर रहा हूँ, मैं एक बार इसके बाद मैं बाइक से आऊँगा और आप सबसे ही मिलूँगा। आप जितना चाहें मेरे साथ सेवा करना है वो करना, मैं बाइक से एक बार राइड करूँगा। ये 6 साल बाद मैं बाइक राइडिंग करूँगा, तब मैं सबसे मिलता हुआ चलूँगा। अभी जो मेरा रूट मैप है, मैं इस रूट मैप में एक बार फिर से आऊँगा, जो कि मैं बाइक से राइड करूँगा। आपके साथ हम एक बात शेयर करना चाहते हैं। अगर आपसे आपकी किसी ने पता करना हो कि अभी आप कहाँ पर चल रहे हो, आपकी लोकेशन को ट्रैक करना हो, तो कैसे पता किया जा सकता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं अभी, अगर किसी ने भी आपको मिलना हो? तो सर सबसे पहले तो एक तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस ट्रैवल विद गौरव मालविया के नाम से। मैं उस पर जगह जगह पे जो लैंडमार्क होते हैं, जो बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, मैं उस जगह पे खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। और दूसरा, अगर किसी को मुझसे मिलना भी है, सिर्फ गूगल मैप पे आप डालिएगा, जीपीएस मेरा कनेक्टेड है गौरव मालविया के नाम से, मैं कहाँ चल रहा हूँ उस पर तुरंत आपको मिल जाएगा अपडेट कि मैं अभी इस एरिया में चल रहा हूँ। जैसे आपने बताया था कि आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है सियाचिन पर, ग्लेशियर पे आपने जो रिकॉर्ड बनाया था, उस समय के बारे में हमारे साथ
प्लीज़ बातचीत शेयर करें जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी। सर उस जगह पे तो आपको मैं बताऊं, उस जगह पे हमारे जो सबसे पहले तो वहाँ फ़ौज है खाली वहाँ पे, और वहाँ आम आदमी को जाना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि जो लेह लद्दाख का एरिया वो खारदुंगा नुब्रा वैली तक ही जा सकते हैं, उसके बाद तो मनाही हो जाती है क्योंकि आगे पूरा डिफेंस एरिया में आता है। और वहाँ पे अगर आप एक बार कोई इंसान जाएगा तो वहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर बिना ऑक्सीजन का। वहाँ मुझे एक ब्रिगेडियर मिले थे और वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर्स मिले थे, उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई थी। उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी थी कि आपको और हमारी पूरी यूनिट सल्यूट करती, जो आप यहाँ पैदल चल के आए, आप यहाँ के पहले इंसान हैं जो यहाँ तक तकरीबन मेरे पास जो वेट है, मैं बोलूँगा एक बार मेरा वेटिंग भी दिखा दीजिए को, जो मेरा वेट है सामान का वो तकरीबन 40 kg का है, और 40 kg लेके मैं 28,000 फीट तक मैं जा चुका हूँ। तो आपने वहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे की थी, कैसे आप रहे वहाँ थे? पे मैं अपने साथ में एक कपूर होता है, कपूर काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, बट वो जब आरतियाँ होती है देवी देवताओं की, उस टाइम उस कपूर को यूज किया जाता है आरती वगैरह में। तो मैं अपने साथ जो है कपूर और लहसुन, ये 2 चीज़ कैरी करता था, जो मैं अपने टेंट में डाल के ही रखता था, और जब मैं नाइट स्टे करता था तो उसी से मुझे ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ मिलता था। तो कौन कौन सी मुश्किलों को पार करने के बाद आपको जो सफलता हासिल हुई थी? क्योंकि वहाँ मेरे साथ हुआ थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि और दूसरी चीज़ कई रास्तों में मुझे स्टार्टिंग पॉइंट में ही मुझे दिक्कत हुई थी, जबकि कभी क्योंकि मैं विदाउट मनी चलता हूँ, बिना पैसे से। जब स्टार्टिंग पॉइंट में कई रात बिना खाना खाए भी सोना पड़ा, मैं पानी पी के कच्चे चने खा के ऐसे मैंने सोया है, रात बिताया है शुरू में। और अभी तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। जगह जगह लोग मेरा इंतज़ार भी करते हैं, जगह जगह लोग मुझे खाने पीने के लिए फूड वगैरह हर चीज़ का मेरा सारा अरेंज करते हैं। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, इन भाई साहब ने भी मुझे खाना पीना हर चीज़ के लिए अरेंज करा रखा है। और ये मुझे तकरीबन मैं 1-1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। साथ घटना घटित हुई थी हरिद्वार में, जो कि मैं तकरीबन रात को 2 बजे मेरे पास एक नशा करने वाला इंसान आया था, वो मुझसे 1000 रुपये ले गया। दूसरी घटना है जो मैं रात में बिना खाना खाए सोना पड़ा, जो खाना भी नहीं मिलता था। और तीसरी घटना, सबसे बड़ी घटना ये था कि मेरे पास नैनीताल में टेंट पे लेपर्ड ने अटैक कर दिया था। टाइगर ने मेरे टेंट पे अटैक कर दिया, मेरा टेंट वगैरह सब कुछ फाड़ दिया था पंजे मार के, जिसका मैंने अपने यूट्यूब पे भी अपलोड किया रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ट्रैवल विद गौरव मालिया पे आप देख जाइएगा, वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि लेपर्ड ने कैसे अटैक किया हुआ है। नहीं, अगर आप लेपर्ड के बारे में बता रहे हैं, शेर ने आप पर अटैक किया था, तो आपकी तो जान फिर बहुत खतरे में पड़ गई हो। उस टाइम तो ऐसा हो गया था सर कि मैं यही सोच के अपने टेंट के अंदर ही बैठा था। आप उस वीडियो में सभी लोग अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा, मैं ये सोच के रह गया था कि अगर आज मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर ज़िंदगी लिखी है तो ये मुझे कुछ कर नहीं सकता है। अब जो होगा सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेके सिर्फ टेंट में रहेंगे। इस घटना को तो आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे साथ और कौन सी जो बहुत मेन बात है उसके बारे में आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं? अब सारी बातें जो भी है मेरे सफ़र की मैंने आपके साथ शेयर भी किया, लोगों के साथ शेयर किया कर ही लिया है। बस अभी अब इसके आगे के बारे में जो है वो नेक्स्ट भी उसमें बताते जाएंगे आपको। आपको ना एक लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं। जी, जी। आपने बताया, हमने भी देखा, बहुत सारे लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपकी बहुत सारी प्रशंसा, आपको बहुत प्यार सत्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो आपके हौसले को कटाक्ष करते होंगे, जिसके वजह से आपके मन को तकलीफ भी होती होगी। सर एक्चुअली क्या है, देखिए आप जब आप सफ़र करते हैं या आप यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको हर प्रकार का इंसान मिल रहा है, जो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इंसान पागल है, जो इतनी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में 40 डिग्री टेम्परेचर में चल रहा है, ये इंसान पागल हो गया है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके पास कुछ काम धाम नहीं है। अब बहुत से ऐसे मिलते हैं जो आपको इतना चाहते हैं कि आपके लिए क्या चाहे क्या कर दें, उनका इतना मन होता है कि उनको लगता है कि मैंने अभी इतना किया, ये कम है। अरे आपने तो गौरव जी बहुत बढ़िया जवाब दिया, हमारा मन खुश हो गया ये आपका जवाब सुनकर। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसा कहते होंगे लोग कि भाई बंदे का दिमाग चकरा गया है जो पैदल चला जा रहा है इतना सारा सामान उठाकर। जो आपके पास सामान होता है इसका लगभग वेट कितना होता है? ये मेरे पास तकरीबन अभी में होगा तकरीबन 40 kg होगा, क्योंकि कल मेरे साथ जहाँ मैं रुका था जगमोहन जी के यहाँ,
उन्होंने 3 kg वेट और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे देसी घी वगैरह का पूरा अरेंज करा दिया है, मेडिसिन वगैरह भी है, और भी काफ़ी मेरे फूड वगैरह का हर चीज़ अरेंज करा रखा है। बोले आप इसको साथ में कैरी करना है। और जो आपके यहाँ के मेडिकल के जो मेडिकल कॉलेज के जो बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं है, वो भी कल मुझसे मिले थे। जगमोहन जी के यहाँ वो भी मुझसे मिलने आए। एक चंडीगढ़ से जगमोहन जी के जो बड़े भाई हैं, वो आर्मी में कर्नल है, वो स्पेशल मुझसे मिलने चंडीगढ़ से लुधियाना आए थे नाइट में, जिसकी मेरे पास फ़ोटो वगैरह भी है। मेरे साथ फ़ोटो वगैरह भी हुआ, फ़ोटो सेशन भी किए, उन्होंने मेरी भी फ़ोटो खींची है, और वो मुझे देखते ही पहचान गए थे कि मैंने आपको न्यूज़ पेपर में देखा था। तो जब आप अपना सफ़र करते हैं, जो भारत यात्रा पर चलते हैं, तो आपकी जो यूनिफॉर्म होती है लगभग यही होती है आपकी यूनिफॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल मेरी यही है। तो सिर पर यानी कैप लेके ही आप चलते हैं और झंडे आपके पास होते जी, हैं? मेरे पास नेशनल फ्लैग जो है मेरा, वो मेरे साथ रहता है। मेरा नेशनल फ्लैग मेरे बैग में है, मेरी कैप में है, मेरे चेस्ट पे भी है, दिल में भी है? दिल में भी है, हर जगह है। लास्ट आपको पूछना चाहते हैं, आप अपने साथ कौन कौन सा सामान जो बहुत ही प्रमुखता से कैरी कर एक तो चलते हैं? मैं अपने साथ जो है, जो प्रोटीन का सामान होता है, जैसे कि चने वगैरह हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गया। दूसरा मेरे पास फूड का सारा सामान है। तीसरा मेरे पास जो मेडिकल से संबंधित जो भी मुझे दवाई वगैरह चाहिए, वो सारा कुछ मैं लेके चलता हूँ। अभी मेरे पास मेडिसिन वगैरह इस साइड में सारा कुछ रखा हुआ है। इसमें मेरा फूडिंग का सामान है, जो कि अगर आप चाहें तो मैं खोल के बैग को भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको बैग ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पूरा सामान है। ये मेरा देसी घी रखा हुआ है, इधर मेरा स्टोव वगैरह है, ये बर्तन है, और इसके नीचे मेरा सारा सामान वगैरह है। तो जो चाय तो आप चलते चलते कहीं पर भी रुककर हाँ। बना लेते होगे, है ना? और सिलेंडर वगैरह मेरे पास सब कुछ है। इधर मेरा कैंटीन टेंट है। ये मैं पूरा सामान अपने साथ कैरी करता हूँ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा रसोई तो आप अपने बैग में रखते हो। अरे वाह भाई घर वाह। लेके चलता हूँ मेरा पूरा एक, मेरा जो है पूरा एक अपना जैसे इंसान का घर होता है, मैं उसी तरीके अपने साथ पूरा घर लेके चलता हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तो जब आप अपने यात्रा पर चल रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे साधु संत भी मिलते होंगे, बिल्कुल। तो आपसे क्या बातचीत शेयर होती है उनकी? देखिए, बहुत साधु संत जो हमसे मिलते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनकी खुद ही सेवा करता हूँ। जितने भी मुझसे मिलते रास्ते में यात्री हैं, मैं उनकी खुद ही रोकता हूँ अपने साथ। पर्सनली चाय बनाता हूँ, कहता हूँ आप चाय बैठो, चाय पीते, हम लोग चाय वगैरह पीते, बातें करते हैं, और फिर वो मुझे दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और बहुत से साधु सन्यासियों ने मुझे पैसे वगैरह भी दिए, कोई 11-21 भी दे देते, लेकिन मैं उन लोग से लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक चल रहा हूँ। तो और एक मैं आपको बताऊँ, मुझे यात्रा में आज सबसे कीमती चीज़ मिली है, जो कि बद्रीनाथ का प्रसाद होता है, जो किसी को नहीं मिलता है। आपको शायद आप भी जानते होंगे। एक जब कपाट बंद होता है दीपावली पे, तो बद्रीनाथ में खीर चढ़ाया जाता है। कपाट बंद होने के बाद वहाँ पे खीर रखी जाती है अंदर। जब कपाट ओपन होता है तो वो खीर चावल बन जाता है। वो भी मुझे दिया गया हुआ है बद्रीनाथ से। आपकी बातों से स्पष्ट नजर पता लग रहा है, महसूस हो रहा है कि किस्मत भी आपका पूरा साथ देती है आपकी यात्रा के दौरान। जी, मैं कहीं तो मैं उसको भी दिखाता हूँ, वो चावल जो है खीर बनता है। मैं उसको करता हूँ हमेशा। ये वो चावल बद्रीनाथ से मिला हुआ है, जो कि अभी चावल बन चुका है। ये खीर रहता है, इसमें पानी डाल के जैसे खीर पकाया जाता है, वैसे ही इसको चढ़ाया जाता है, लेकिन 6 महीने बाद ये चावल बन जाता है। इसकी सबसे मेन प्रसाद यही है, किसी को नसीब नहीं होता। ये जो प्रसाद है, लाखों यात्री जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने, लेकिन ये किसी को नहीं मिलता है, ये सिर्फ मुझे मिला हुआ है। गौरव जी, आपसे ना एक बहुत ही अहम सवाल हम पूछना भूल गए थे। आप जब पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे होते हो, तो बहुत सारे स्टेट्स में आप जाते, तो आप वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको कैसे समझते हो? एक्चुअली सर, मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे अभी पंजाब में हूँ तो पंजाब में पंजाबी, लेह लद्दाख में लांबा, कश्मीर में कश्मीरी, उत्तराखंड में पहाड़ी गढ़वाल, ये भाषा चलती है। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि मुझे पंजाबी नहीं आती है, आप हिंदी में कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर नहीं है, जैसे कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे वैसे इंसान है, तो फिर उनसे मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कोऑर्डिनेट करता हूँ या और दूसरा नहीं तो आज के देखिए भारत में हिंदी भाषा जो है वो लमसम हर स्टेट में आदमी बोल लेता है, समझ लेता है।
क्यों, ये हमारी मातृभाषा है। इसको चाहे बेशक आप पंजाब में पंजाबी चल रही है, बट हिंदी हमारी है तो हिंदी तो हर कोई जानता है, राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी। तो थोड़ा बहुत तो हर जगह के लोग, क्योंकि अभी क्या है ना, ये सिटी में नहीं है ऐसा, जो सिटी एरिया होते हैं जैसे शहरों में है, शहरों के लोग तो समझदार हैं, पढ़े लिखे अच्छे, सभी लोग जानते हैं हर चीज़ बोलना। तो कई सारे लोग जो है फॉरेन में रहते हैं, कनाडा वगैरह हो गया, अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, पंजाब में तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं फॉरेन में, विदेशों में, तो वो लोग तो समझ जाते हैं। जैसे गाँव एरिया में होते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग होता है जिसे कहते हैं, वहाँ के लोग नहीं समझ पाते, तो उनसे मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ सर आप मुझसे हिंदी में बात कीजिए। यात्रा के दौरान आपको तो लैंग्वेज के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान हो गया होगा जी, तो ये भी एक प्राप्ति है अगर देखा जाए। जी जी, लैंग्वेज के बारे में, फूड के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, ये हर चीज़ के बारे में मुझे पता चल जाता है। वहाँ मैं कई शादियाँ अटेंड किया पहाड़ों में कई शादी अटेंड किया हूँ। अच्छा, तो आपकी मित्रता इतनी बढ़ जाती है कि शादियाँ भी अटेंड करते हैं? अरे वाह भाई मैं वाह। शादियाँ अटेंड करता हूँ, लोगों मुझे अपने शादी में चीफ गेस्ट तौर पे मुझे इनवाइट करते हैं। तो लोग बहुत खुशी महसूस करते होंगे। जब मैं शादी में जाता हूँ ना, तो वहाँ के लोग ऐसा करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के साथ नहीं, मेरे साथ फ़ोटो खींचते हैं। जो कि वहाँ गया था मैं अभी फिरोजपुर में, आपको बताऊँ, फिरोजपुर में मुझे सुरक्षा व्यवस्था ने सोचा कि ये ऐसे आए हुए हैं, बट उन्होंने जब देखा कि लोग बॉर्डर एरिया में बॉर्डर की फ़ोटो ना खींच के मेरे साथ फ़ोटो खींचना शुरू कर दिए। कम से कम वहाँ पे 500 से 600 लोग थे जो मेरे साथ फ़ोटो खींचना चाह रहे थे, लगातार मेरे साथ फ़ोटो खींच रहे थे। कोई इधर से ले रहा है, कोई इधर से ले रहा है, कोई इधर से ले रहा है। मैं अंत में सर भाग गया था BSF कैंप में, जान बचा के। तब BSF वाले पता चला कि ये बंदा क्या है। फिर BSF वाले शुरू हो गए मेरे साथ, BSF लेने लगी फ़ोटो। अरे एक आपसे बात जानना चाहते हैं कि जो आप इतना वजन उठाकर चलते हो, लगभग 35-40 किलो तो वजन होता होगा हर टाइम, जी जी। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है? मुझे लगता है हमसे तो नहीं चला जाएगा इतना वजन उठाकर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए सबसे पहले ना एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चोटियाँ में चढ़ जाएंगे। और सबसे चीज़ मेरी है, इसके लिए अगर आप चल रहे हैं तो आपको। तो एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अगर गुस्सा ना करें। जैसे बहुत सारे देशों से CID के लिए भेज दिए जाते हैं पड़ोसी देशों में, जैसे पाकिस्तान से आते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो CID करते हैं हिंदुस्तान की। अरे मेरे मन में भी सवाल यही उठ रहा है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, एक चीज़ बताएं आपको, हमारे पिताजी फौज में थे, उन्होंने देश के लिए गोलियाँ खाई हैं। अब मेरी जो कास्ट है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जिसको भारत रत्न मिला हुआ है, मैं उस कास्ट का इंसान हूँ, और वो मेरे रिलेशन के ही हैं, इलाहाबाद के। अब आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है हम। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने आर्मी में बहुत नज़दीक जाकर सब कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ जानकारी। वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि मैं उस जगह पे आर्मी का पूरा गाइडलाइन का पालन कर रहा था। जो आर्मी का गाइडलाइन होता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता था, उनके गाइडलाइन को ही फॉलो करता था, कभी उनकी गाइडलाइन में नहीं चलता था। क्योंकि मुझे पता है ना, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मुझे भी मजबूत रखना है। मेरे माध्यम से, मेरे वीडियोस के माध्यम से, जो वीडियो एक इंडिया में पूरा इंटरनेशनल देखी जाती है। अगर मैं लेह लद्दाख में गया, लेह लद्दाख में अगर मैं उस एरिया का नाम नहीं बताऊंगा, कई जगहों पर ऐसा आर्मी का बेस कैंप है जो गोपनीय रखा जाता है, जहाँ आर्मी का बड़े बड़े सारा वो रखा जाता है। वहाँ मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल भी नहीं शूट करता हूँ, ना तो मैं फ़ोटो लेता हूँ, ना मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को लीक नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बार तो जो आर्मी के सीनियर अधिकारी हैं उनके भी मन में ऐसी बात आती होगी कि हो सकता है कि ये बंदा जो है। आज तक जब मैं अधिकारी से मिलता हूँ तो मैं उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में भी बताता हूँ, अपने भाई के बारे में भी बताता हूँ। तब आर्मी जैसे तुरंत सुनते ही वो समझ जाते हैं कि ये एक बहुत महान आदमी का बेटा है जो कि देश के लिए गोलियाँ खाई है। गौरव जी, ये तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप बताते होंगे, ऑफिसर्स भी आपकी बात समझते होंगे, लेकिन ये जो रीज़न है ये तो जो असल में होते हैं, जो CID जिन्होंने पता करनी होती है वो भी बताते हैं। सुनिए मैं आपको बताऊं, CID और जो
आने वाले जो आते हैं ना, जैसे खुफिया वगैरह बोलते हैं, वो इतना वजन लेके अब -45 डिग्री में चलना जो है ना, मैं 1 साल से नहीं चल रहा हूँ सर, 1 साल हो गया मुझे चलते हुए। मैं कहता हूँ मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, मेरा वेट लेके चलिए आप। नहीं चला जा सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं। 40 किलो वजन उठाकर आप कितना एक दिन में कितना सफर निकल जाता है आपका? चलता हूँ पर डे, मेरे पैरों में इतना बड़ा फोड़ा निकला हुआ है, पैर के छाले फूट गए, मैं फिर भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश का नाम आगे ले जाना है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको अपने देश से सच्चा प्यार हुआ। मैं कहता हूँ मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मेरा वेट लेके। नहीं चला जा सकता है, नहीं चलना बहुत मुश्किल है। 40 किलो वजन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी इतनी गर्मी में। तब फिर उसको वही इंसान करेगा ना जो देश से सच्चा प्यार करता है। अरे एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं, आपने जो दस्ताने डाले हुए थे पहले, तो हमने आपसे पूछा भी था कि आपने इतनी गर्मी में दस्ताने क्यों डाले हैं? ये दस्ताने मेरे जो हैं ये कंफर्टेबल दस्ताने हैं, ये जिनका प्राइस 900 रुपये है। अभी मेरे पास एक और दस्ताने पड़े हैं जो कि नया है, अभी मैंने यूज़ भी नहीं किया हूँ, मैं उसका रेट भी दिखा देता हूँ। और कहाँ गया मेरे दस्ताने? पूरा आर्मी का ही सामान पाएंगे आप, मेरा पूरा आर्मी का ही है। मेरे पास जो भी आइटम होगा सब आर्मी संबंधित है। मैं अभी कल ये दस्ताने परचेज़ किया हूँ, जिसका मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। ये 899 रुपये इसका ये प्राइस है। ये मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ किया है, जो कि इंडिया की सबसे महंगी शॉप होती है, मॉल होता है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। तो इतनी गर्मी में ये आपको यानी आराम देते हैं? जी जी पूरा। एक गौरव जी आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट में जाते हैं, अभी आप पंजाब में आए हुए हो, तो आपसे आपके प्रति पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा होता है जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका? देखिए एक चीज़ मैं आपको सब बताता हूँ कि हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट की पुलिस अलग अलग है, ठीक है। और जो प्रशासन है, पहली चीज़ तो सारे प्रशासन जो है मेरी अच्छी तरीके से केयर करती है। और अगर किसी को, जैसे अभी तक तो ऐसा मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ जहाँ मेरी किसी प्रकार की वो हो, अगर किसी को मुझ पर डाउट भी होता है, मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट भी मैं लेके चलता हूँ अपना, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ। तो वो अगर किसी को होता है तो मैं बता भी देता हूँ। पहली चीज़ तो आज तक किसी ने ये बोला ही नहीं मुझसे, वो लोग पहले ही समझ जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में मेरा जो चेहरा है, मैं कोई छुप के नहीं चल रहा हूँ, मैं हर जगह वायरल चल रहा हूँ। मेरे कई बार न्यूज़पेपर, टीवी, कई चीज़ों में मेरा इंटरव्यू हो चुका। मैं नेशनल टीवी पर भी आ चुका हूँ, आज तक पे भी आ चुका हूँ। भारत का सबसे बड़ा चैनल है दूरदर्शन, मेरा उस पर भी इंटरव्यू चल चुका है। तो अभी लोग, हर कोई जान जाता है मुझे, देखते ही पहचान जाता है ये बंदा कौन है। तो आप इस पॉइंट के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन अगर कभी किसी को भी कोई चेकिंग होती है तो उसमें कैसे सहयोग देना चाहिए? मैं अपनी ही नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी भी बोल रहा हूँ, लोगों को भी बोल रहा हूँ। अगर प्रशासन आपको रोक रही है तो आप बढ़िया प्रशासन से आप बढ़िया कोऑर्डिनेट कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को साथ बनाए रखना हमारी भी एक जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम अगर हमारे साथ प्रशासन आ रही है तो हम प्रशासन से नहीं बोलेंगे, वो हमारी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन को पूरा मैनेज करें, पूरा उनसे हम कोऑर्डिनेट करें, उनका अपना जो उनका रूट फॉलो है वो अपना उनसे हम फॉलो करवाएं। अगर वो मेरी तलाशी लेते हैं बाकायदा ले सकते हो, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर हम ये उनकी जिम्मेदारी, उनका सहयोग करना मेरा फ़र्ज़ है। और हर इंसान को सहयोग करना चाहिए, ये नहीं कि मैं ही नहीं, हर इंसान को करना चाहिए। अगर कोई भी पुलिस कांस्टेबल है, वो खड़ा है रास्ते में, तो धूप में भी वो ड्यूटी कर रहा है, आगे देखी जाए कि यहाँ पे इधर कितना भयंकर, वहाँ अभी धूप कितना है, वहाँ पे वो जो तैनात है जवान, धूप में खड़ा है। अब वो धूप में खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया से। वाह भाई वाह, आपने बहुत बढ़िया हमारे साथ जानकारी शेयर की। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।